पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार का प्रसारण आप सुन रहे हैं अरपा रेडियो से। आइए सुनते हैं समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष श्री संजीव लवानिया का व्याख्यान। शिक्षा तथा ज्ञान का उन्नयन प्रसारण तकनीकी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार लवानिया, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र समाजकार, आपका इस पठन पाठन की ये दूरवर्ती व्यवस्था है इसमें आपका स्वागत करता हूँ। आज जो विषय हम जो लेने जा रहे हैं वो है सामाजिक परिस्थिति एवं भूमिका, यानी स्टेटस एंड रोल। समाज एक व्यवस्था है। एक व्यवस्था के रूप में समाज का ढांचा नहीं होता है बल्कि इसमें संगठन भी पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक संगठन सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। सामाजिक संगठन तभी संभव होता है जब समाज में भिन्न भिन्न योग्यता और कुशलता के व्यक्ति अपने अनुरूप पदों पर रहकर कार्य करें और अपने पद से संबंधित उन दायित्वों को पूरा करें जिनकी समाज उनसे आशा करता है। अतः समाज में प्रत्येक व्यक्ति की एक परिस्थिति और भूमिका अवश्य ही होती है। परिस्थिति का अर्थ कुछ परिभाषाओं के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इलियट और मेरिल कहते हैं, परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा विशेष प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। वहीं जॉन एन लेवी कहते हैं, किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति अथवा समूह के संस्थागत पदों की संपूर्णता का नाम ही परिस्थिति है। लिंटन लिखते हैं, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की परिस्थिति कहा जाता है। अतः इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि परिस्थिति किसी व्यक्ति की सामाजिक पद का केवल एक भाग है। यही कारण है कि समाज में व्यक्ति केवल एक ही परिस्थिति प्राप्त नहीं करता बल्कि एक समय में अथवा भिन्न भिन्न अवसरों में अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है और अपनी योग्यता और कुशलता के अनुरूप सभी परिस्थितियों में एक रूपता, समीपता, सहयोग और पारस्परिकता बनाए रखता है। जहाँ तक सामाजिक परिस्थितियों के प्रकार की बात है, काइंड्स ऑफ सोशल स्टेटस की बात है, तो हमारी सामाजिक व्यवस्था स्वयं इस प्रकार की है कि जिसकी सदस्यता के कारण व्यक्ति को मोटे तौर पर अगर देखें तो दो प्रमुख भावों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्रदत्त और दूसरा है अर्जित, यानी एक तो जो उसको प्राप्त होती है, एक जिसको वो अचीव करता है। तो पहला लेते हैं प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति वह है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किसी प्रकार के प्रयत्न नहीं करने पड़ते बल्कि सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उसे अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। व्यक्तित्व के उचित विकास के लिए यह आवश्यक भी है कि व्यक्ति को समाज द्वारा ऐसी परिस्थितियां प्रदान की जाएं जिससे वो समाज से अधिकाधिक अनुकूलन कर सके। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के लिए कुछ जो आधार हैं वो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लिंग भेद। पहला है लिंग भेद। बच्चे का लिंग स्थायी तथा पूर्णता एक दृश्य जैविकी तत्व है जो जन्म के समय से स्पष्ट होता है। संसार की सभी संस्कृतियां तथा समाजों के अध्ययन से यह ज्ञात है कि स्त्री व पुरुषों की परिस्थिति तथा भूमिका में महत्वपूर्ण अंतर होता है। प्राणशास्त्रीय रूप में स्त्रियों को पुरुषों से निम्न समझा जाता है और यूरोपीय समाज में इसी आधार पर उनको निर्बल, मूर्ख, भावुक, धार्मिक तथा अंधविश्वासी तक मान लिया जाता है, जबकि पुरुषों को तार्किक, उदार, प्रगतिशील तथा साहसी माना जाता है। ऐसे विश्वास है, चाहे बिल्कुल ही निराधार क्यों न हो, लेकिन व्यावसायिक रूप से इसी आधार पर पुरुषों को समाज द्वारा उच्च परिस्थितियाँ प्रदान की गई हैं, की जाती थी तथा स्त्रियों को पुरुषों से निम्न परिस्थिति मिलती थी। स्त्री के शारीरिक तथा मानसिक दुर्बलता का प्रमुख कारण उसके द्वारा बच्चों का लालन पालन पोषण समझा जाता और उनका एक भावुक बच्चों के प्रति जो भाव होता है। इसी आधार पर जब स्त्री को केवल घरेलू काम और प्राथमिक रूप से बच्चों की देखभाल का कार्य दिया जाता था, वहीं पुरुषों को शिकार, युद्ध, पशुओं का पालन जैसे महत्वपूर्ण कार्य दिए जाते थे। कभी कभी धार्मिक आधार पर स्त्रियों को
पुरुषों से कम महत्वपूर्ण समझा जाता था, अतः उन्हें पुरुषों की अपेक्षा निम्न प्रसिद्धि प्राप्त होती थी। जहाँ तक मूल्यांकन इस चीज़ का हम जो करते हैं लिंग भेद का, तो पाते हैं वास्तव में श्रम विभाजन की प्रकृति कभी दो संस्कृतियों में समान नहीं मिलती। एक संस्कृति में पुरुष झोंपड़ी निर्माण का कार्य करते हैं, जबकि दूसरी संस्कृति में वही कार्य स्त्री द्वारा किया जाता है। किसी स्थान पर झाड़ू फूंक का कार्य पुरुष करते हैं तो कहीं स्त्रियां करती हैं। देहरादून की जो खास जनजाति में तो स्थिति यहाँ तक बदल गई है कि पुरुष बच्चों का लालन पोषण करते हैं तथा घर की देखभाल करते हैं, जबकि स्त्रियों का कार्य घर के बाहर घूमना, बाहर के सामान आदि लाना होता है। तो वर्तमान समय में यौन भेद अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहा है, क्योंकि सभी स्त्री पुरुष सभी क्षेत्रों में कार्य करते हैं। लेकिन यह अत्यधिक संदेहजनक है कि यौन के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति और का भेद समाज से कभी पूर्णतः समाप्त क्या हो सकेगा। तो उसी तरह हम दूसरा एक पॉइंट लेते हैं, आयु भेद। आयु के आधार पर भी परिस्थिति का निर्माण होता है। परिस्थिति को प्रदान करने के लिए विभिन्न आधारों में आयु का प्रमुख स्थान है। लिंग के विपरीत आयु एक परिवर्तनशील घटना है और इस कारण व्यक्ति को आयु भेद के आधार पर निश्चित परिस्थिति प्रदान नहीं की जा सकती। आयु के अनुसार परिस्थिति प्रदान करने का केवल एक ही स्थायी आधार है, और वह यह है कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच आयु के अनुसार पाए जाने वाले संबंधों को ध्यान में रखा जाए, जैसे माता पिता तथा बच्चे का संबंध, बड़े भाई तथा छोटे भाई का संबंध अथवा भाई बहन का संबंध। इन सभी संबंध में व्यक्ति अपनी आयु के अनुसार एक विशेष परिस्थिति प्राप्त करता है। उसी के अनुसार उनसे विभिन्न कर्तव्यों की पूर्ति की आशा की जा सकती है। यहाँ तक इस आयु के जो फैक्टर है, जो इसका मूल्यांकन करते हैं, तो पाते हैं कि आयु को परिस्थिति का एकमात्र निर्धारक तत्व नहीं कहा जा सकता। एक ही आयु के स्त्री तथा पुरुषों की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। साधारण रूप से समान आयु के स्त्री पुरुषों को मिलने वाली परिस्थितियां स्त्रियों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण तथा उत्तरदायित्व से युक्त होती हैं। सामान्यतः सभी समाजों में वृद्धावस्था को अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन जिन स्थानों पर आजीविका प्राप्त करने के साधन बहुत कठिन होते हैं, वहाँ वृद्धावस्था में व्यक्ति को कोई महत्वपूर्ण परिस्थिति प्रदान नहीं की जाती। एस्किमो व्यक्ति तो वृद्ध व्यक्तियों की हत्या तक करना नैतिक मानते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समाज में आयु को जो प्रदत्त स्थिति का महत्वपूर्ण आधार नहीं माना जा सकता है। उसी प्रकार एक नातेदारी किनशिप, ये भी एक महत्वपूर्ण आधार है। लिंग तथा आयु के अतिरिक्त व्यक्ति का नातेदारी के आधार पर भी समाज में कुछ विशेष परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। बहुत प्राचीन समय से ही एक व्यक्ति को समाज में वही परिस्थिति प्रदान की जाती रही है जो स्थिति उसके माता पिता अथवा दूसरे संबंधियों की रही है। और यदि माता पिता उच्च स्थिति के हैं व्यक्ति रहे हैं तो बच्चों को भी उच्च दृष्टि से देखा जाता है। यदि माता पिता की परिस्थिति निम्न है तो बच्चों को भी विशेषताओं को माता पिता की विशेषताओं के समान ही समझने का प्रयास किया जाता है। परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। इसके अंतर्गत बच्चे अपना माता पिता के से घनिष्ठ रूप से संबंध रखते हैं तथा माता पिता द्वारा ही बच्चे का समाजीकरण होता है। इस घनिष्ठ संबंध के फलस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति को अपनी विशेषताएं देने के स्थान पर माता पिता बच्चे को ही अपनी स्वाभाविक गुण प्रदान करते हैं। जहाँ तक इस जो नातेदारी का जो पॉइंट है, इसका हम जब मूल्यांकन करते हैं, प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण में नातेदारी का आधार अति संदेहपूर्ण है। वास्तव में बच्चों की योग्यता का संबंध उसके माता पिता से नहीं जोड़ा जा सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें मूर्ख होती हैं और साधारण माता पिता भी प्रतिभाशाली बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य भी आधार हैं परिस्थिति के, उनको एक एक करके लेते हैं हम यहाँ। जैसे एक नीग्रो प्रजाति के बच्चे को अमेरिका और दूसरे गोरे समुदायों में जन्म से ही निम्न परिस्थिति का मान लिया जाता है। यद्यपि इसका निर्धारण माता पिता की परिस्थिति के कारण ही होता है, लेकिन वास्तव में यही परिस्थिति धीरे धीरे उनकी मनोवृत्ति को भी प्रभावित करने लगती है और अतः यह उनके व्यक्तित्व का एक आवश्यक अंग बन जाती है। दूसरा एक और आधार लेते हैं। भारत में जातिगत सदस्यता प्रदत्त परिस्थिति का मुख्य आधार है। किसी व्यक्ति में चाहे कितनी ही योग्यता हो, लेकिन छोटी जाति में जन्म लेने में उसकी परिस्थिति सदैव निम्न ही रहती है। दूसरी ओर कोई योग्यता न होने पर भी उच्च जातियों के बच्चों को सामाजिक व्यवस्था में जन्म से ही उच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है। एक और पॉइंट लेते हैं। जन्म की वैधता और अवैधता की भी प्रदत्त परिस्थिति का आधार है। यदि बच्चे का जन्म अवैध है तो दूसरे बच्चों की अपेक्षा निम्न परिस्थिति प्राप्त होती है और समाज में उसे सभी व्यक्ति निम्न दृष्टि से देखते हैं। कुछ समाजों में
जुड़वा बच्चों को भी इसीलिए निम्न परिस्थिति प्राप्त होती है क्योंकि जुड़वा संतानों की उत्पत्ति के साथ तरह तरह के अंधविश्वास और किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। एक और पॉइंट लेते हैं, परिवार की परंपराएं भी अपने सदस्यों के लिए विशेष परिस्थिति अर्जित करने में सहायता प्रदान करती हैं। परिवार यदि पुराना और संभ्रांत है तो उसके सदस्यों के गुण अवगुण देखे बिना ही उन्हें उच्च परिस्थिति दे दी जाती है। इसके विपरीत अपराधी परिवार के अच्छे सदस्यों को भी हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और इसीलिए उन्हें निम्न परिस्थिति मिलती है। एक आखिरी पॉइंट लेते हैं, गोद लिए बच्चों को रक्त संतान की तुलना में माता पिता की परिस्थिति से भी एकरूपता प्राप्त नहीं हो पाती है। इस प्रकार के बच्चों को परिस्थिति में समाज में साधारण बच्चों से भिन्न माना जाता है। जिनके माता पिता का विवाह विच्छेद के द्वारा पृथक हो गए हों, उनकी भी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इस प्रकार समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अनेक आधारों पर कुछ विशेष परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं जो बाद में उनकी अर्जित परिस्थितियों की प्रकृति तक को भी प्रभावित करती हैं। दूसरा, हम जो परिस्थितियों की बात कर रहे थे तो उसमें दो प्रकार बताए हमने, एक प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा अर्जित परिस्थिति। तो अभी आप लोग अर्जित परिस्थिति को समझेंगे। अर्जित माने अचीव्ड, यानी जो अर्जित की जाती है, जिसे कोई व्यक्ति हासिल करता है। अर्जित परिस्थिति व्यक्ति की कुछ परिस्थिति का वह भाग है जिसे वो अपने प्रयत्नों और योग्यता से समाज में प्राप्त करता है। प्रत्येक समाज में सभी सदस्यों को मिलने वाली सफलता अथवा असफलता समान नहीं होती। कुछ व्यक्तियों को समाज में परिस्थिति मिलने पर भी आश्चर्य रूप से सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति समाज के द्वारा प्रदत्त परिस्थितियों की प्रतिष्ठा को स्थायी बनाए रखने तक में असफल रह जाते हैं। अतः व्यक्ति की परिस्थिति मुख्य रूप से उसकी योग्यता तथा प्रयत्नों पर भी निर्भर करती है। साधारण रूप से समाज में दयालु, योग्य, बुद्धिमान तथा मौलिक विचार रखने वाले व्यक्तियों को सभी व्यक्ति अधिक महत्व देते हैं। प्रत्येक समाज में सदैव ही कुछ व्यक्ति इतने सामाजिक, उन्नतशील, कार्य क्षमता से पूर्ण और महत्वाकांक्षी होते हैं। इस समाज द्वारा कोई भी सुविधाएं न मिलने पर भी वे नेता, उद्योगपति जैसे महत्वपूर्ण परिस्थितियों को अर्जित कर लेते हैं। प्रत्येक युग में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इतिहास का निर्माण करते हैं तथा संपूर्ण समाज व्यवस्था को इस प्रकार से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं जिसमें उन्हें भी एक उचित स्थान मिलता है। तो इस तरह से अर्जित परिस्थिति एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सामाजिक व्यवस्था का। जहाँ तक अर्जित परिस्थिति के जो आधार हैं वो इस तरह से हैं कि आर्थिक दशाएं, व्यापार की सुविधाएं, श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण आदि ऐसी आर्थिक दशाएं हैं जिनके आधार पर व्यक्ति समाज में एक परिस्थिति अर्जित करता है। व्यापार से व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर आत्म की भावना का विकास करता है। दूसरा एक पॉइंट ले, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप समाज में नवीन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है जिन्हें व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार प्राप्त करते हैं। व्यक्ति कितने भी योग्य क्यों न हो, लेकिन जब समाज में नई नई परिस्थितियों की आवश्यकता ही महसूस न की जाए तो व्यक्ति उन्हें प्राप्त किस प्रकार कर सकता है। परिस्थितियों की अनुपस्थितियों में उनका अर्जित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। एक और पॉइंट है संपत्ति का संचय, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ। वर्तमान युग में संपत्ति का संचय भी अर्जित परिस्थिति का महत्वपूर्ण आधार है। आज सभ्य समाजों में संपत्ति का संचय उच्च परिस्थिति का महत्वपूर्ण तत्व बन चुका है। इस तरह से मनुष्य संपत्ति के द्वारा उच्च पद प्राप्त कर सकता है क्योंकि यह व्यक्ति की योग्यता का एक स्पष्ट माप ही नहीं बल्कि उसके द्वारा वह उच्च परिस्थितियों से संबंधित सभी सुविधाएं भी प्राप्त कर सकता है। ऐसे एक पॉइंट है व्यक्तिगत योग्यता व कुशलता। कुछ समाज इस प्रकृति के नहीं होते जहाँ अर्जित परिस्थितियों का महत्व अधिक होता हो, बल्कि कुछ परिस्थितियों के प्रकार स्वयं इस प्रकार की होती है जिन्हें केवल व्यक्तिगत योग्यता तथा कुशलता के आधार पर अर्जित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए समझते हैं, कोई सामाजिक व्यवस्था अपने आप किसी व्यक्ति को महान संगीतज्ञ, गणित शास्त्री, अभिनेता, लेखक, दर्शक, पुरस्कार विजेता नहीं बना सकती। इनको तो व्यक्ति केवल निरंतर प्रयत्न अथवा व्यक्तिगत रुचि व योग्यता के द्वारा ही अर्जित कर सकता है। एक और पॉइंट है सामाजिक मूल्यों का पालन। अर्जित परिस्थिति कभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती बल्कि इसे अनेक सामाजिक मूल्यों और व्यवहार के नियमों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोत्तम समाज व्यक्ति से यह आशा करता है कि वो अपनी योग्यता को उन्हीं कार्यों में लगाएगा जिससे समाज कल्याण वृद्धि की जा सके। एक और पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, सोशियो कल्चरल सिस्टम। प्रत्येक परिस्थिति के आधार समान नहीं होते बल्कि इनका निर्धारण एक विशेष सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए कुछ आदिम समाजों में उच्च परिस्थिति का आधार भयानक पशुओं का शिकार करना, गहरे समुद्रों में मछली पकड़ना, युद्ध में अपना पराक्रम दिखाना,
इन समाजों में व्यक्ति चाहे जितना भी योग्य हो, वह कितनी भी संपत्ति एकत्रित कर ले, किंतु इन कार्यों में सफलता प्राप्त किए बिना वो उच्च परिस्थिति अर्जित नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार आधुनिक समाजों में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण बहुत कुछ जो हमने अभी जो आधार डिस्कस किए इनके आधार पर होता है। यही कारण है कि आधुनिक समाजों में प्रदत्त परिस्थितियों की अपेक्षा अर्जित परिस्थितियों का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। भूमिका का अर्थ एवं जहाँ एक दूसरा हमने बात की थी, इस जो स्टेटस के साथ में हम भूमिका की भी बात करते हैं, क्योंकि भूमिका परिस्थिति से जुड़ी हुई है, यानी रोल स्टेटस से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक परिस्थिति की एक भूमिका होती है। सामान्यतः भूमिका का तात्पर्य उन सभी कार्यों से है जिनको एक विशेष परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है। इस दृष्टिकोण से भूमिका की अवधारणा को समझने के लिए आवश्यक है कि हम इसका निर्धारण करने वाले तत्वों का उनको समझ लें। ये तत्व इस प्रकार हैं कि नंबर 1, इन आशाओं के अनुरूप की जाने वाली बाह्य क्रियाएं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ विशेष प्रकार के कार्यों को करने की आशा करता है। इनमें से कुछ कार्य वे हैं जिन्हें एक विशेष परिस्थिति में करना उचित समझा जाता है, जबकि कुछ कार्य ऐसे हैं जो सांस्कृतिक नियमों को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, और कुछ की आशा इसलिए की जाती है जिससे व्यक्ति का जीवन संगठित बना रहे। यदि एक व्यक्ति दूसरे लोगों की इन आशाओं के अनुरूप क्रियाएं करता है, तब समाजशास्त्र में इन्हीं क्रियाओं को भूमिका कहा जाता है। ओल्सन के अगर शब्दों में समझें तो सामाजिक भूमिका कुछ प्रत्याशाओं और क्रियाओं की वह परस्पर संबंधित व्यवस्था है जिसे सामाजिक संगठन का सबसे आंतरिक अंग माना जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था परिस्थिति और भूमिका दोनों के संतुलन पर निर्भर करती है। वहीं लिंटन कहते हैं, भूमिका शब्द का प्रयोग किसी परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया जाता है। अर्थात भूमिका के अंतर्गत हम उन सभी मनोवृत्तियों, सामाजिक मूल्यों, व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को समाज द्वारा प्रदान की जाती है। भूमिका की धारणा को और स्पष्ट करते हुए सार्जेंट लिखते हैं कि किसी व्यक्ति की भूमिका सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रतिमान और प्रारूप है जिसे वो अपने समूह के सदस्यों की प्रत्याशाओं के अनुसार एक विशेष परिस्थिति में उपयुक्त समझता है। जहाँ तक भूमिका की कुछ विशेषता हैं उनको भी समझ लेते हैं कि भूमिका का तात्पर्य उन अनेक व्यवहारों की संपूर्णता से है जिन्हें एक विशेष परिस्थिति से संबंधित होने के कारण व्यक्ति से पूर्ण करने की आशा की जाती है। दूसरा पॉइंट, हम दूसरे व्यक्तियों से जिस भूमिका की आशा करते हैं वह हमारी एक विशेष संस्कृति संबंधित मूल्य पर निर्भर है। नंबर 3, प्रत्येक व्यक्ति से एक विशेष भूमिका को पूरा करने की आशा दो कारणों से की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार करे और दूसरा समाज में संगठन बना रहे। नंबर 4, सामाजिक परिस्थिति की तरह भूमिका भी दो प्रकार की होती है, प्रदत्त और अर्जित। एक परिस्थिति के सभी व्यक्तियों की प्रदत्त भूमिका तो समान होती है, लेकिन अर्जित भूमिका में कुछ अंतर होने के कारण सभी व्यक्तित्व एक दूसरे से कुछ भिन्न मालूम पड़ते हैं। नंबर 5, एक व्यक्ति की भूमिका प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है, जैसे परिवार, क्लब, विद्यालय, धार्मिक संघ आदि संगठन। नंबर 6, सामाजिक भूमिका स्थिर नहीं होती, इसमें समय के अनुसार उसमें परिवर्तन रहता है। इस कारण यह कि व्यक्ति समाज और संस्कृति जैसे अधिक अनुकूलन करता जाता है, उसके द्वारा की जाने वाली भूमिका में भी परिपक्वता आती जाती है। नंबर 7, व्यक्ति से यद्यपि यह आशा की जाती है वो अपनी सभी भूमिकाओं का पूरी तरह से निर्वाह करेगा, लेकिन व्यावहारिक रूप से सभी भूमिकाओं को समान रूप से पूरा करना अत्यंत कठिन होता है। परिस्थिति व भूमिका का संबंध की जहाँ तक बात है तो परिस्थिति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, ये एक सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य है, जबकि भूमिका सामाजिक मनोविज्ञान का विषय प्रकटना है। विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का एक निर्वाह विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग प्रकार से किया जाता है। इसका कारण है व्यक्तियों के व्यक्तित्वों, क्षमताओं एवं व्यवहार में भिन्नता का होना। यही कारण है कि राष्ट्रपति या प्राचार्य के पद की भूमिका सभी लोग समान रूप से नहीं निभा पाते। प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका दूसरे व्यक्ति से अलग होती है। इसका कारण यह है कि समूह एवं संगठन के विकास के साथ साथ उसके पदाधिकारियों के कार्यों एवं दायित्वों में भी परिवर्तन आ जाता है। भूमिका परिस्थिति का एक प्रगतिशील पहलू है। जहाँ तक परिस्थिति एवं भूमिका का जो समाजशास्त्रीय महत्व है उसको भी अंत में समझते हुए इसको पूरा करेंगे चैप्टर को। कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत इसको लेते हैं। इसका जो समाजशास्त्रीय महत्व है
नंबर 1, समाज में संघर्ष की संभावनाएं कम करना। परिस्थिति तथा भूमिका समाज में संघर्ष की संभावनाएं कम करते हैं। परिस्थिति एवं भूमिका सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक संगठन दोनों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदाते हैं। इस प्रकार इन दोनों के तालमेल से समाज में संघर्ष की संभावनाएं कम हो जाती हैं तथा सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। नंबर 2, सामाजिक नियंत्रण में सहायक। परिस्थिति एवं भूमिका नियंत्रण में भी सहायक होती हैं। इनका संबंध उन सामाजिक नियमों एवं प्रतिमानों से होता है जिसकी प्रत्येक व्यक्ति से निभाने की अपेक्षा की जाती है। इससे सामाजिक नियंत्रण स्वतः हो जाता है। नंबर 3, व्यक्ति के अपेक्षित व्यवहार का अनुमान। किसी व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका के द्वारा उसके द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका अनुसार अपेक्षित व्यवहार का अंदाज लगाया जा सकता है। नंबर 4, मार्गदर्शन देना। परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति को यह मार्गदर्शन देती हैं कि उसे किस परिस्थिति में किस प्रकार की भूमिका अदा करनी है। नंबर 5, विशेष मनोवृत्तियां उत्पन्न करना। परिस्थिति एवं भूमिका के अनुसार किसी व्यक्ति में विशेष मनोवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। अध्यापक, व्यवसायी, इंजीनियर, डॉक्टर आदि की मनोवृत्तियां उनकी परिस्थिति एवं भूमिका के अनुसार ही निर्धारित होती हैं। श्रम का विभाजन। परिस्थिति भूमिका सामाजिक कार्यों में विभाजन स्वतः ही कर देती हैं, जिससे समाज का श्रम विभाजन सरलता से हो जाता है। नंबर 7, व्यक्ति का समाजीकरण करने में सहायक। परिस्थिति भूमिका का जो महत्वपूर्ण रोल है वह समाजीकरण करना, क्योंकि प्रारंभ से ही व्यक्ति के वातावरण में विद्यमान रहती हैं, तब व्यक्ति स्वतः ही उनके अनुसार आचरण करना सीख जाता है। नंबर 8, व्यक्ति को प्रगति के लिए जागरूक बनाना। परिस्थिति भूमिका व्यक्ति को उसकी प्रगति के लिए भी जागरूक बनाती हैं। निम्न परिस्थिति होने पर व्यक्ति उच्च परिस्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। नंबर 9, सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह में सहायक। व्यक्ति अपनी परिस्थिति एवं भूमिका के अनुसार स्वतः ही आचरण करने लगता है। जैसे पिता बनते ही व्यक्ति को बच्चे के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का एहसास हो जाता है। इस प्रकार परिस्थिति एवं भूमिका का सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह में भी सहायक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो समझा वो है परिस्थिति एवं भूमिका, उससे जुड़े हुए विभिन्न पहलू। धन्यवाद। आलोकित पथ के अनुगामी अमृत कलश तुम्हारा है। विश्व पटल पर ज्ञान की गंगा बहे ये लक्ष्य हमारा है, बहे ये लक्ष्य हमारा।